नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीवी पॉइंट्स में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज अपन कक्षा 9 अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 में हिंदी विषय की हुई थी प्रथम पारी के अंदर, उससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आज का पेपर अच्छा रहा होगा। इससे संबंधित जो प्रश्न हैं उनको अपन पढ़ेंगे। ज़्यादा समय न लेते हुए अपन जल्दी इन प्रश्नों का हल शॉर्ट में देखेंगे। आप अनुमान लगा सकते हो कि आप मेरे नंबर कितने आ रहे हैं। तो पहला जो प्रश्न था वो अपठित पद्यांश था, और अपठित पद्यांश में जो प्रश्न पूछे गए थे उस पे सीधे जाते हैं। उसका जो पहला प्रश्न जो था कि पुष्प शब्द का पर्यायवाची है, तो पुष्प शब्द का जो पर्यायवाची होता है वो होता है फूल। इसके अंदर जिसने भी ऑप्शन से सही किया है फूल, वो सही है। दूसरा प्रश्न है अपकार का विलोम, तो अपकार का विलोम होता है उपकार, ऑप्शन बे सही है इसके अंदर। प्रश्न नंबर 3, इस काव्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक क्या है? तो इसके लिए उपयुक्त जो शीर्षक है आप ये ले सकते हैं, जैसे फूलों की मकरंद ले लो, फूलों की मकरंद। इसका और भी शीर्षक लेना चाहूँ तो ये कह सकते हैं जीवन का आदर्श, जीवन का आदर्श। आपने जो कुछ लिखा है दोनों में से वो आपका सही माना जाएगा। ग, फूल क्या कर रहा है? फूल क्या कर रहा है? तो फूल अपने मकरंद और गंध को संसार में दूसरों के लिए त्याग कर रहा है। इनका क्या कर रहा है? फूल त्याग कर रहा है। जो भी उसके पास मकरंद है, जो गंध है, उसको संसार में बिखेरने का काम कर रहा है। दूसरों के लिए त्याग की भावना फूल के अंदर देखने को मिलती है। चौथा है ड, कली फूल से क्या कहती है? कली फूल से कहती है कि वह अपने मकरंद और गंध को क्यों बर्बाद कर रहा है और दूसरों के लिए क्यों त्याग कर रहा है। ऐसा आप इस गद्यांश में देखोगे तो ये स्पष्ट लिखी गई है कि फूल से बोली कली क्यों व्यस्त मुरझाने में, फूल क्यों व्यस्त मुरझाने में, फायदा क्या गंध और मकरंद बिखेरने में, तूने अपनी उम्र क्यों वातावरण में घोल दी, मनमोहक मकरंद की पंखुड़ियाँ क्यों खोल दी। तो यहाँ ये प्रश्न का उत्तर स्पष्ट हो रहा है। अगला प्रश्न है जय, कवि के अनुसार आदर्श जीवन है वो कैसा होता है? आदर्श जीवन कैसा होता है? तो मैं बोल के सुना देता हूँ कि आदर्श जीवन वह है जो दूसरों की भलाई के लिए जिया जाता है, चाहे उसे अपने जीवन का त्याग और कुछ भी करना पड़े, परंतु अगर वो ऐसा कर रहा है तो यही जीवन का आदर्श है, यही जीवन का उद्देश्य है। अगला प्रश्न 2 नंबर जो प्रश्न है ये अपठित गद्यांश है, वो पद्यांश था और ये गद्यांश है। इससे संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं कि ज्ञान राशि से संचित कोश ही का नाम क्या है? साहित्य है। इसके अंदर जिसने ऑप्शन दे भरा है साहित्य, उसका सही है। 2 नंबर, यदि किसी भाषा का अपने निज का साहित्य नहीं है तो वह किसके समान है? तो वो ऑप्शन ए सही है, रूपवती भिखारिन के समान है। अगला, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक बताना। इस गद्यांश का जो उचित शीर्षक है वो क्या है? वो है आपका साहित्य का महत्व, साहित्य का महत्व, ये आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है किसी भाषा के साहित्य से किसी जाति के बारे में क्या पता चलता है? तो किसी भाषा के साहित्य से जाति की समता, सजीवता, धार्मिक विचार, सामाजिक संरचना, ऐतिहासिक घटनाएं और राजनीतिक स्थितियों का पता चलता है। ये आप इस गद्यांश के अंदर आराम से देख सकते हो। ये लाइन, इसका उत्तर यहाँ मिल रहा है कि उनकी सजीवता, सामाजिक आसक्ति, निर्जीवता, ये सारे उत्तर यहाँ पर इसमें लिखे हुए देखने को मिल रहे हैं। आगे प्रश्न जो है वो है कि साहित्य किस बात का एकमात्र निर्णायक होता है? तो साहित्य किस बात का एकमात्र निर्णायक होता है? तो इसका उत्तर देख लीजिए, और इसी पैराग्राफ के अंदर है सामाजिक शक्ति और सजीवता, सामाजिक अशक्ति और निर्जीवता, सामाजिक सभ्यता, असभ्यता का निर्णायक एकमात्र साहित्य है। ये इसका उत्तर होगा। आगे जो प्रश्न है, साहित्य की तुलना है वो आईने से करने का क्या कारण है? साहित्य की तुलना आईने से करने का क्या कारण है? ये भी इसी के अंदर आपको देखने को मिलेगा उत्तर।
जातियों की क्षमता और सजीवता यदि कहीं प्रत्यक्ष देखने को मिल सकती है तो उसके साहित्य रूपी आईने में ही मिल सकती है। इस आईने के सामने जाते ही हमें यह तत्काल मालूम होता है कि अमुक जाति की जीवनी शक्ति इस समय कितनी, यह कैसी है, भूतकाल में कितनी और कैसी थी। ये बातें यहाँ देखने को मिल रही हैं। आगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 जो आया था वो आपका निबंध था, 250 शब्दों में लिखना था। एक था नारी समाज में नारी का उत्थान, दूसरा था पर्यावरण प्रदूषण, तीसरा था विद्यार्थी जीवन में नैतिक शिक्षा का महत्व। इसमें आपने जो किया है वो इस पॉइंट ऑफ करना था, जैसे प्रस्तावना है, प्राचीन मध्यकाल में नारी की स्थिति है, आज के युग में नारी, आज़ाद भारत में नारी की भूमिका, उपसार, इस पॉइंट टू पॉइंट इसको लिखना था। आगे प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 सीता और गीता के मध्य प्रश्न पत्र को लेकर हुए संवाद को लिख लीजिए। एक दोनों के बीच में जो बातचीत होती है वो लिख लीजिए। आप रामसिंह बालोतरा निवासी किशन नामा है, जोधपुर में अध्ययनरत अपने छोटे भाई हार्दिक को पत्र लिखकर अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा और नियमित रूप से अध्ययन करने की सलाह दीजिए। यह आपको पत्र लिखना था इसके अंदर। इन दोनों में से एक ही करना था। अगला 5वां प्रश्न है कि आपने विद्यालय में आयोजित हरियाणा राजस्थान हिंदी दिवस समारोह के आयोजन में 100 शब्दों में एक प्रतिवेदन यानी एक रिपोर्ट लिखनी थी। ये आपका खंड ब पूरा होता है और खंड स को देख लेते हैं। खंड स के अंदर छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जड़ शब्द है, इसका विलोम क्या होता है। तो जड़ का विलोम होता है चेतन। दूसरा है सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, इसका सूर्य का पर्यायवाची पूछा है तो भानु होता है। अत्याचार में उपसर्ग पूछा है, अति उपसर्ग होता है। काला घोड़ा तेज दौड़ता है, इसमें विशेषण पूछा है तो गुणवाचक विशेषण है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं तो प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं। उस जगह पर बच्चे खेल रहे हैं, रेखांकित पद में कौन सा प्रसर्ग है। तो इसके अंदर अधिकरण प्रसर्ग है। अगला है 6 नंबर, वाक्य में नए प्रसर्ग किसके साथ आता है। तो कर्ता के साथ आता है। 7वां प्रश्न है मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ होता है रिश्वत लेना। रिश्वत लेना, मुट्ठी गर्म करना यानी रिश्वत लेना। टेढ़ी खीर होना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करना है। टेढ़ी खीर होना मुहावरे को वाक्य में प्रयोग करना है। तो इसका होगा, मान लो कोई समस्या है तो ये कह सकते हैं कि इस समस्या का समाधान करना टेढ़ी खीर है। इस समस्या का समाधान करना टेढ़ी खीर है, तो ये वाक्य में प्रयोग हो गया। सरल वाक्य किसे कहते हैं। कोई भी वाक्य होता है जैसे जो वाक्य केवल एक ही बात या एक ही भाव को व्यक्त करता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे सीता घर जा रही है। इसी तरह संयुक्त वाक्य का एक उदाहरण बताना है तो संयुक्त वाक्य में जैसे राधा घर गई और पढ़ने लग गई, तो ये संयुक्त वाक्य हो गया। इस जल प्रलय में पाठ में मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है। इस पाठ के अंदर मृत्यु का तरल दूत कहते हैं बाढ़ के पानी को कहा जाता है। किसको कहा गया है। बाढ़ के पानी को, बाढ़ के पानी को कहा गया है। अगला प्रश्न है बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियां फैलने की आशंका रहती है। तो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में टाइफाइड हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, हैजा हो सकता है आदि कई तरह की बीमारियां देखने को मिल सकती हैं। अगला प्रश्न, अब तुम्हारी मर्जी, चाहे चोरी करो या खेती। यह बात किसने किसको कही थी। तो ये बात साधु ने कही थी और साधु ने ये बात कही थी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 जो है आपकी किताबों से लिए गए लघुतरात्मक प्रश्न, बड़े प्रश्न हैं। इस प्रश्नों के लिए ज़्यादा समय देना पड़ता है। मैंने लगभग 50% प्रश्नों के जवाब दे दिए हैं और बड़े बड़े जो प्रश्न हैं वो आप अपनी वर्क बुक या किताबों कॉपियों के माध्यम से देख करके जवाब दे सकते हैं। प्रश्न जो आए हैं वो सारे किताबों के अच्छे प्रश्न दिए, सीधे सीधे किताबों से उठाए गए प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। आगे ये भी प्रश्न आए गए हैं जो आपके सीधे किताबों से आए हैं, जैसे शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, उपभोक्तावाद की संस्कृति, कबीर है, कबीर की धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी विचार करने थे। तो जय हिंद। आज की अपना 16 लेसन जो है पूरा होता है। इसी कड़ी में आगे अन्य पेपर भी आपके सामने आएंगे। अच्छा लगे तो एक बार लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।